गणेश चतुर्थी का ये पावन मौका आ चुका है। फेस्टिविटीज की शुरुआत भी हो चुकी है। गणेश चतुर्थी जो भगवान गणेश के बर्थ को सेलिब्रेट करता है। भगवान गणेश खुद प्रतिमा है सक्सेस की, प्रॉस्पेरिटी की, फाइनेंशियल विजडम की। इस वक्त गणेश चतुर्थी की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अगर अब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट नहीं कर पाए हैं तो ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस समय माना जाता है। गणपति को विघ्नहर्ता कहा जाता है और आज मेरे साथ एक खास कॉन्वर्सेशन करने के लिए खुद विजय केडिया जी मौजूद है। मार्केट के वेटरन हैं, इन्हें किसी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 19 साल के थे विजय जी, तब से वो मार्केट्स में हैं, तो उनसे ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल विजडम समझाने के लिए हमें कोई और नाम सूझ ही नहीं रहा था। विजय जी, गणपति बप्पा मोरया। बहुत ही प्यारा समय ये होता है। पूरे बॉम्बे की फील ही अलग होती है। हर जगह आपको गणेश जी का ही वास दिखता है। लेकिन इस समय पर नई शुरुआत की जाती है, लोग नई बिगनिंग्स की बात करते हैं, घर खरीदते हैं, ऑस्पिशियस समय होता है, तो एक फाइनेंशियल जर्नी भी तो शुरू की जा सकती है। हम ये सोच रहे थे कि अगर हमारे व्यूअर्स जो थोड़ा बहुत अपनी जर्नी को, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को रिवैम्प करना चाहते हैं, उनके लिए एक फाइनेंशियल विजडम खास आपके साथ चर्चा में निकल कर आए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरे को यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और उसके पहले मैं एक बात खाली आपके व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूँगा कि प्रार्थना इस तरह करना चाहिए कि जैसे सारी चीज़ें गणेश पर निर्भर है या भगवान पर निर्भर है, और काम इस तरह करना चाहिए जैसे कि मालूम पड़े सारी चीज़ें आपके खुद के ऊपर में निर्भर है। क्या बात। तो वो ईश्वर को के ऊपर रह के मैंने काम छोड़ नहीं देना चाहिए। तो फिर वो यानी कर्म पूरा करें लेकिन भगवान का आशीर्वाद जरूर चाहिए। हाँ, भगवान का आशीर्वाद रहे, भगवान को दिल में बसाकर, जैसे रामायण में भी ऐसे ही बोलते हैं ना कि अभी वो भगवान को अंदर में बसा के, हृदय में बसा के काम करते रहना चाहिए। तो एक तो ये है। बिल्कुल, गणेश जी के लिए तो कहा ही जाता है साक्षात रूप से विराजमान होकर मेरे इस काम को पूरा करें आप। तो गणेशा का मतलब क्या है आपके लिए? गणेश का मतलब जी ऐसा है जी, जैसे गणेश की स्पेलिंग आपको GNESH, तो मैंने उसका ये बनाया कि जैसे जी से ग्रोथ को, आप कोई भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं, अगर उस कंपनी में अगर अपना लक्ष्य तो यही है लाइफ के अंदर में पैसा कमाना, वेल्थ क्रिएट करना और सही तरीके से करना, राइट। तो वो अगर किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, अगर उसमें ग्रोथ, अगर उस कंपनी में नहीं, तो मैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ देखता हूँ किसी कंपनी में, वो देखता हूँ ग्रोथ। ये कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी, तो वो जी सिग्निफिकेंट है उसके लिए। और दूसरा उसका लेटर आता है जैसे ए, तो ए फॉर एनालाइज। आपको एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। कोई भी कंपनी के अंदर में आप उसमें ग्रोथ है या नहीं है, ये कंपनी पैसा देगी नहीं देगी, उसके लिए आपको एनालिसिस करना जरूरी है। तो एनालिसिस का जो पावर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है नर्चर, कि समझिए आपने एनालिसिस भी कर लिया, ग्रोथ भी आपने देख लिया, समझ लिया कि ये ग्रोथ आगे आएगी, लेकिन ये आने वाली है, उसके लिए आपको नर्चर करना पड़ेगा, उसको, उस पौधे को नर्चरिंग करनी पड़ेगी आपको। उसी तरह अपने शेयर्स पे आपको बैठना पड़ेगा और नर्चर करना पड़ेगा। आप छोड़ नहीं सकते, पौधे को रोज पानी देते हैं, उस तरह अपने इन्वेस्टमेंट को छोटा सा पौधा माने। हाँ, पौधा मानना चाहिए उसको, वो पौधे के जैसे ही है उसको, और उस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे वर्किंग चल रही है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो सेक्टर कैसा काम कर रहा है, उसमें कंपनी कैसे कम्पीट कर रही है, किस तरह से नर्चर हो रही है, पौधा बड़ा हो रहा है। ये नर्चरिंग उसको देखते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाद में जो चौथा आता है वो आता है अर्निंग। ये सबके बावजूद भी अगर कंपनी में कोई कारण से अर्निंग नहीं आ पा रही है, टेम्परेरी नहीं आ रही है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आ रही है, तब तो अलग बात है, आगे पीछे इसमें आना चाहिए। तो वो नर्चरिंग से आपको मालूम पड़ेगा और वो एनालिसिस से आपको मालूम पड़ेगा कि ग्रोथ तो है लेकिन अर्निंग क्यों नहीं है। क्योंकि अर्निंग नहीं होगी तो फिर अल्टीमेटली आपका जो ध्येय है पैसा कमाने का वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे नहीं, कंपनी अर्निंग की धुरी होती है कोई भी शेयर्स बढ़ने, तो इस बोल के अर्निंग इंपॉर्टेंट हो गई। और उसके बाद में लेकिन उसके लिए फिर स्ट्रेटेजी जरूरी होती है कि आपको सब कुछ ही आपने देख लिया, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, कि कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, अगर वो मार्केट खराब हुआ तब भी आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आप निकल तो नहीं जाओगे, या कंपनी का 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर खराब आया तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, कब तक उस पर वेट करना, कब उस पर निकलने का है। ये स्ट्रेटेजी उसका आधार होती है इन सारी चीज़ों का। और अल्टीमेटली जो एच जो स्टैंड जो आता है गणेश का, वो आता है होल्ड, कि आपको खराबी में भी होल्ड करना है, आपको अच्छाई में भी होल्ड करना है, और छोटे प्रॉफिट में आपको निकलना नहीं है, और होल्डिंग पीरियड आपका लंबा आना चाहिए, एज लॉन्ग एज कंपनी की स्टोरी बरकरार है, एज लॉन्ग एज उसकी ग्रोथ बरकरार है। तो ये होल्ड जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपका अगर पोर्टफोलियो तो खैर पब्लिक डोमेन पे है भी विजय जी, और लोग जानते भी हैं कि कई सारे स्टॉक जो आपने कई सालों से होल्ड किए हैं और वो बड़े वेल्थ क्रिएटर आपके लिए ले रहे हैं, तो ये होल्ड बहुत बड़ा है। कई मेरे शेयर्स ऐसे हैं जो 5 साल में रिटर्न ही नहीं आया, जो उन शेयरों के अंदर में, तो बुल मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और लेकिन उन शेयरों के अंदर में रिटर्न नहीं आया।
तो वो भी आपका एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है कि भाई टाइमिंग तो हम कर नहीं सकते हैं, जब आएगा तब आएगा। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें गणेशा की ये महत्व समझाया कि आप इसे इन्वेस्टिंग में कैसे लाते हैं। अगर अब हम गणेशा के इस फॉर्म को देखें विजय जी, उनके फिजिकल फॉर्म से भी बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं, फाइनेंशियल लेसन सीखने के वाली बातें हैं। सबसे पहले उनका बड़ा सर, बड़ा हेड, इलार्ज हेड, ये क्या समझाता है हमें? आप फाइनेंशियल विजडम कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ बड़ा मैंने ज़िंदगी में सब बड़ा ही बड़ा सोचना चाहिए लाइफ के अंदर में। आपको बड़ा विजन होना चाहिए, बड़ा ग्रोथ होना चाहिए, बड़ा पैसा कैसे आए ये आदमी को सोचना चाहिए। हम लोगों को सिखाया गया ज़िंदगी में कि गरीबी में ही मज़ा है या छोटा रहना चाहिए, ऐसा नहीं है लाइफ के अंदर में। थिंक बिग, यू नो। बहुत सारे लोग सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं एंड्स को मीट करने के लिए, रोज़ का। वो तो संजोग की बात है, ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, सबको बराबर तो नहीं किया है, वो एक दूसरा मैटर है। लेकिन सोच तो बड़ी रखनी चाहिए। बाद में वो पैसा आए नहीं आए, कम आए ज़्यादा आए, लेकिन बड़ा सोचना चाहिए लाइफ के अंदर। करेक्ट, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो बड़ा सोचें और साथ में अगर बहुत सारी, अब क्योंकि आप बड़ा सोचने के लिए बहुत कुछ सुनते भी हैं, बहुत कुछ पढ़ते भी हैं। गणेशा के बड़े कान, यानी सुनने की लिसनिंग पावर क्या कहती है हमें? क्या क्या सुनना चाहिए और क्या क्या नहीं सुनना चाहिए? मार्केट में तो बहुत क्लटर है। तो यही बात है, ये यही बताता है आपको कि जैसे समझिए आपको नया ज्ञान कैसे आएगा। आपने जो ज्ञान डीएनए में लेकर आए हैं वो सीमित आपका ज्ञान है, तो बाकी तो ज्ञान आपको सुनकर और समझकर पढ़ के ही आपको ज्ञान आता है। तो सुनना तो सबका चाहिए, लेकिन करना चाहिए अपने मन का। तो सारी चीजें सुननी चाहिए, नेगेटिव भी सुननी चाहिए, पॉजिटिव भी सुननी चाहिए और गलत सही सब सुनने चाहिए। फिर उसमें डिसाइड करना चाहिए अपने बड़े हेड से कि हाँ भाई मेरे को क्या ग्रहण करना है और मेरे को क्या ग्रहण नहीं करना है, किसको छोड़ना है और किसको पकड़ना है। तो यानी बहुत ही बारीक नजर चाहिए आपको, आई फॉर डिटेल चाहिए, शार्प आई, शायद गणेशा की तरह ही। उनकी आंखें छोटी जरूर लगती हैं लेकिन बहुत शार्प हैं। तो यानी आप कह रहे हैं कि हमें बहुत सेलेक्टिवली देखना है। अब सुन तो लिया सबकी, हाँ, और इग्नोर भी करते रहने का लाइफ के अंदर में। माइक्रो लेवल पे जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसमें आपको माइक्रो लेवल में आपको उसके अंदर में घुसने का, आपको उसके अंदर उसके आपको घुसने का, जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, जो भी आपका लेवल है, जो भी आपका काम है, उसको पूरा सुनना है। और इग्नोरेंस कि आप क्या चीज़ को नज़रअंदाज करना है और क्या चीज़ को नज़र में रखना है, ये भी आपको एक्चुअली बहुत बड़ी बात आपने बोली, क्योंकि फोकस ही तो बहुत जरूरी है जो लोगों का हट जाता है। हाँ। 10 चीजें शायद ना फोकस करने वाली है और एक ही शायद फोकस करने वाली होती है। तो गणेश जी के इस बात पे अगर बात की जाए तो उनका बड़ा स्टमक, बड़ा पेट, वो क्या कहता है? भगवान गणेश को तो मोदक भी बहुत पसंद है, उनका बड़ा सा स्टमक क्या कहता है? किस चीज़ की हंगर होनी चाहिए हमें? नहीं, हंगर फॉर ग्रोथ, फायर इन द बेली। तो मैं तो जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं तो मेरे को तो यही लगता है कि वो जो बड़ा पेट उनका जो है, बड़ा बेली मेरा भी है। तो वो यही बताता है आपको कि आपको बड़ा सोचना चाहिए, बड़ी हंगर होनी चाहिए और डाइजेस्टिव पावर भी ऐसा होना चाहिए कि लॉस हो, नुकसान हो, फायदा हो, नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, आपको सबको डाइजेस्ट करना है। आपको उन सबको डाइजेस्ट कर आपको आगे बढ़ने। ये डाइजेशन की बात पे मुझे याद आया विजय जी, क्योंकि हम भगवान गणेशा की बात कर रहे हैं और उन्हें लॉर्ड ऑफ विजडम कहा जाता है। हमारे साथ हम क्योंकि जीएसबी पंडाल पे हैं और ये 70th ईयर है जब महागणपति के अराइवल को, उनके आगमन को हम यहाँ उनकी खुशियाँ मना रहे हैं। हमारे साथ जीएसबी पंडाल के ट्रस्टी अमित पाई भी मौजूद हैं। गणपति बप्पा मोरया। अमित जी, ये बताइए कि गणपति जी को लॉर्ड ऑफ विजडम क्यों कहा जाता है? अभी हम मोदक की चर्चा कर रहे थे, वो भी आपसे समझेंगे। पहले तो गॉड ऑफ विजडम क्यों कहा जाता है उन्हें? सबसे ज़्यादा जल्दी कौन दुनिया की परिक्रमा ले सकते हैं, तो उस दौरान ऐसा मतलब ये था कि कार्तिकेय यूज्ड टू बी ऑन अ पीकॉक, मतलब मोर जो कहते हैं। और गणपति बाप्पा का जो वाहन है वो मूषक है, जो काफ़ी अजाइल है, फास्ट जाता है, लेकिन लिमिटेशन है उनका, मतलब एज नॉट एज फास्ट एज अ पीकॉक। तो उसमें वो किस तरीके से वो जीतेंगे ये सवाल था। लेकिन उन्होंने इमीडिएटली मूषक के ऊपर उनके माता पिता के 3 परिक्रमा करके कहा कि आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही मेरी दुनिया हो। तो मैं इस कंपटीशन में जीत गया, इस प्रतियोगिता में जीत गया। इसीलिए उन्हें गॉड ऑफ विजडम कहा जाता है, क्योंकि हमारे माता पिता से ऊपर क्या है, सर्वश्रेष्ठ ही वही है। तो पूरा दुनिया ही फल दिया जाता है, उनको कहा जाता है फ्रूट ऑफ विजडम। फ्रूट ऑफ विजडम की आपने बात की। अभी हम उनके बड़े स्टमक की, बड़े पेट की बात कर रहे थे कि भगवान गणेश को मोदक बहुत पसंद है। मोदक क्यों उन्हें इतने पसंद है? तो भगवान गणेश जो थे वो काफ़ी नटखट हुआ करते थे बचपन में। तो उन्होंने मतलब ग्रोइंग एज में लॉर्ड परशुराम के साथ एक लड़ाई की थी। उनकी लड़ाई में उनका एक दांत, जो उनको एक दंत कहते हैं, वो एक दांत टूट गया था। तो उसकी वजह से वो खा नहीं पा रहे थे। तो तभी पार्वती जी माता ने उनको सॉफ्ट क्या बोलते हैं, मोदक जैसे सॉफ्ट उबले हुए चीज़ों की
एक डिश बनाई थी जो इजीली खा सकते थे, तो वो उनको काफ़ी अच्छा लगता था, सिर्फ वही खाते थे ज़्यादा करके। तभी से वो मोदक के शौकीन हो मोदक गए। के शौकीन है। इसी तरह के काफ़ी अलग अलग तरीके के मोदक बनते हैं यहाँ पे, जो बनते हैं जो स्वीट शॉप में मिलते हैं वो अलग होते हैं। देन उकड़ीचे मोदक करके मराठी में बोलते हैं, वो अलग होता है, जो बॉइल्ड मोदक जिसके अंदर खोबरा और इसका एक चूरन अलग अलग तरह के मोदक होते हैं, अपनी सेवा भाव से जो जिस तरह का मोदक भगवान को ऑफर करना चाहे। कमिंग बैक टू हम जो बात कर रहे थे विजय जी, क्योंकि उनके पेट की, मोदक की, खाने पीने की तो बहुत चर्चा हुई, हजम करने की भी बात हुई। अब ये बताइए क्यों उनकी बड़ी सी सूंड, और शायद वो ब्रोकन सूंड भी है जो उनकी टस्क है, एक दांत की भी बात की, इससे हम क्या सीखें? मेरे को तो ये समझ में आता है, बाकी तो उसके जरूर बहुत सारे अच्छे अच्छे अर्थ होंगे। जो मेरा क्षेत्र है उसमें मेरे को यही समझ में आता है कि जैसे बोलते हैं ना, उतना ही खाओ जितना आप च्यू कर सको, शायद वो दांत उसको इंडिकेट करता होगा। और उनकी जो सूंड है जो ब्रोकन है जैसे, तो वो ये भी बताती है कि आपको मार्केट के अंदर में एक जो आप जर्नी, फाइनेंशियल जर्नी आप शुरू करते हो स्टॉक मार्केट में, तो उसमें आपको लॉस प्रॉफिट सब देखना पड़ता है। कभी आप औंधे मुंह गिरते हो, कभी आप हवा के जैसे चलते हो, कभी आप तूफान बनते हो, और कभी आप धूल बनते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आती है। आप हर्ट भी होते हो तो आपको फिर भी अपना कारवां चालू रखने का, आपको गणेश का नाम लेकर आपको अपना कारवां जारी बिल्कुल, बहुत पावरफुल बात है, क्योंकि लोगों को लगता है वो शायद सिर्फ एक बार घुसेंगे तो शायद जीत कर ही निकलेंगे, पैसा कमा कर ही निकलेंगे, पर कई बार औंधे मुंह गिरना भी पड़ता है। तो यानी अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है यानी? नहीं, डिपेंड करता है। स्टॉप लॉस मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं समझता हूँ स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेडिंग में काम आता है, वो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में काम आता है। इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस काम नहीं आता है, ऐसा मेरा अपना पर्सनल मत है जी। तो आप एक समय तक उसको देखना चाहेंगे और उसके बाद एनालिसिस करके स्टॉक को, अगर आपके हिसाब से वो नहीं चलता है तो आप उसे बाहर भी निकल जाएंगे? हाँ, निकल सकता हूँ, बाहर भी निकलता हूँ, लेकिन मेरे को टाइम लगता है। मैं भी इनका जो हाथी जो इनका है ना, मैंने एलिफेंट की जैसी वो सूंड है उनको, हाँ। तो मेरे में भी थोड़ा वो गुण है, मेरे को घूमने में टाइम लगती है मेरे को। मैं तुरंत घूमता नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा समय लगता है जी। और ऐसा आपकी तो खैर होल्डिंग्स पब्लिक डोमेन में कब से हैं, और कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपने कई समय से होल्ड किए हैं, और कई स्टॉक्स जो नहीं चले उन्हें अभी तक होल्ड करके रखा। हाँ, होल्ड करके कई सारे ऐसे शेयर चले नहीं। 4 साल के बुल मार्केट में 0 रिटर्न आया उनके अंदर में, लेकिन ठीक है, वो थोड़े बहुत शेयर उधर उधर बढ़ गए तो मन में शांति है कि चलो ठीक है, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए, इसी बात से एक और बात याद आती है कि भगवान गणेशा खुद बड़े हैं लेकिन छोटे से मूषक की सवारी करते हैं, वो बैलेंस कैसे कर पाते हैं अपने आप को? नहीं, मेरे को भगवान तो कुछ भी बैलेंस कर सकते हैं। आपको ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको एक मूसे के ऊपर भी आप सवारी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इतना फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी है, जो भी आपके अंदर में ऐसा होना चाहिए आपको कि आप उस पर भी सवारी कर सकते हैं। और मूसक भी जो है वो भी एक परसिस्टेंस का एक मेरे को इंडिकेटर लगता है। जो माउस जो है वो परसिस्टेंट, उसमें आप देखिए हर समय वो चहलकदमी करते रहता है, उसका रुकता नहीं, थकता नहीं, थकता नहीं है। तो उसके अंदर में एक उसका भी एक अपना गुण है, इकोसिस्टम उसका भी पृथ्वी के ऊपर में, और भगवान उसकी भी सवारी करते हैं। तो आपको भी अपने जीवन में इस तरह के गुण आपको अपनाने हैं। और दूसरा, छोटा बड़ा कुछ नहीं है लाइफ में। शायद ये भी इस बात का इंडिकेशन देता है कि एक चूहे को भी उन्होंने अपने पास में रखा है, ये भी एक बात का इंडिकेशन है कुछ लाइफ के अंदर में। बिल्कुल। तो इससे बड़ी जो विजडम है, जिंदगी का सार है, वो हम भगवान गणेश से सीखते हैं। फाइनेंशियल विजडम भी हमें गणेशा सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज समय देने के लिए, और ये इतनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इतनी इंपॉर्टेंट लेसन्स हमें हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरया। तो बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स जो अब तक अगर अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाए हैं, रिवैम्प करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को, इससे बेहतरीन मौका कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया ये खास पेशकश देखने के लिए।